अनुपमा अपने पति माधव, जेठ राकेश और जेठानी रोहिणी के साथ रहती है। राकेश और रोहिणी को दो बेटे होते हैं। वहीं अनुपमा और माधव को दो बेटियां होती हैं। एक दिन अचानक से माधव की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, जिसके बाद अनुपमा विधवा हो जाती है और रोहिणी उसके सारे पैसे और जेवर छीनकर उसे और उसकी दोनों बेटियों को घर से बाहर निकाल देती है। ये आप क्या कर रही है रोहिणी भाभी? मैं कहाँ जाऊंगी चिंकी और रिंकी को लेकर? बाहर कितनी कड़ाके की ठंड हो रही है। थोड़ा तो रहम कीजिए हम पर। अरे चुप हो जा और निकल यहाँ से, समझी तू? अब तेरा इस घर से कोई वास्ता नहीं रहा। अब मेरा छोटा भाई मर चुका है तो तुम्हारा यहां कोई नहीं रहा। निकल जाओ अपनी इन मनहूस बेटियों को लेकर यहां से। रोहिणी और राकेश माधव की सारी जायदाद अपने नाम कर लेते हैं और बेचारी अनुपमा खून जमाने वाली ठंड में यहां से वहां दर दर भटकने लगती है। माँ, माँ, हमें ठंड लग रही है। हाँ माँ, हमें बहुत ठंड लग रही है और साथ ही भूख भी लग रही है। चिंकी और रिम्पी का ठंड में बुरा हाल हो जाता है और वो दोनों बेचारी बहुत रोने लगती हैं। तभी अनुपमा को एक घर दिखाई देता है, जिसके गेट पर वॉचमैन अलाव जलाकर हाथ सेंक रहा होता है। वो उस वॉचमैन के पास जाती हैं। वॉचमैन भाई, क्या मैं और मेरी बेटियां कुछ देर के लिए इस अलाव के पास बैठ सकती है? अरे पागल वागल हो गई हो क्या तुम? निकल जाओ यहां से। तुम जैसे भिखारियों की यहां पर कोई जगह नहीं है। वो वॉचमैन अनुपमा को वहां से भगा देता है। कुछ दूर चलने पर अनुपमा को एक ढाबा दिखाई देता है, जिसका मालिक उस ढाबे को बंद कर रहा होता है। वो उसके पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहती है। अब भाई साहब, ढाबा बंद मत कीजिए, अब बंद मत कीजिए। अरे क्या है इतनी रात को? भूत भूत देख लिया क्या तुमने जो इतना बौखला रही हो? अब भाई साहब, अब वो मेरी दोनों बेटियां भूखी हैं, उन्हें एक एक रोटी दे दीजिए ना। अब खाना बचा होगा तो। आपके हाथ में ये थाली है, आप इस खाने को फेंकने वाले हो ना? नहीं, ये खाना फेंकने वाला खाना नहीं है। ये मैं अपने घर ले जा रहा हूं और मैं तुम जैसे बेवकूफ लोगों की जरा भी मदद नहीं करूंगा। इसलिए चली जाओ यहां से और आइंदा से इस तरह आकर मुझे डराना मत। ढाबे वाला इतना कहकर गाड़ी पर बैठकर चला जाता है। जैसे जैसे रात लंबी होती है, ठंड बढ़ती ही जाती है। इसलिए अनुपमा और उसकी बेटियां जंगल की ओर जाती हैं, जहां उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी? झोपड़ी में ठंड कम लगेगी। हाँ, चिंकी, रिम्पी, आज की रात हम इस झोपड़ी में बिताएंगे। चलो बच्चों। अनुपमा और उसकी बेटियां दोनों उस रात उस झोपड़ी में सोती हैं। सुबह होने पर अनुपमा पास के पेड़ों पर चढ़कर कुछ फल तोड़ती है और उन्हें लेकर अपनी बेटियों को दे देती है। माफ करना बच्चों, मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए अभी फिलहाल ये ही है। इन फलों को खा लो, ये पौष्टिक है, इनसे पेट भर जाएगा। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। आपने हमारे लिए ये फल तोड़ कर लाए, यही बहुत है। हाँ माँ, हम इन्हीं में अपना गुजारा कर लेंगे। लो, आप भी खा लो। अनुपमा की आंखें भर आती हैं। रिम्पी और चिंकी खुद भी वो फल खाती हैं और साथ ही अपनी माँ को भी खिलाती हैं। फिर धूप आने पर वो तीनों जंगल में आगे चलने लगती हैं। फिर उन्हें एक रोता हुआ पत्थर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तीनों भौचक्का रह जाती हैं। ये क्या माँ? ये पत्थर रो कैसे सकता है? हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है माँ? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है बच्चों कि ये आखिर क्यों रो रहा है। ये अलौकिक दृश्य मैं अपने जीवन में पहली बार देख रही हूँ। तभी उन्हें देखकर वो रोता हुआ पत्थर कहता है। मैं एक जादूगर हूँ और मुझे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया है, जिस कारण मैं एक पत्थर बन गया हूँ। अब इस श्राप को मिटाने में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो बहन। क्या? ठीक है जादूगर, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। कहो, क्या करना है? कैसे मिटेगा तुम्हारा ये श्राप? तुम्हें बस मुझे उठाकर पानी में फेंकना है, जिसके बाद मैं स्वयं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। ठीक है माँ, चिंकी और मैं भी आपकी मदद करेंगे। हाँ माँ।
ठीक है बच्चों। रिम्पी, चिंकी और अनुपमा तीनों एक साथ उस पत्थर को उठाते हैं और पास की नदी में फेंक देते हैं। और कुछ देर नदी के पानी पर तैरने के बाद अचानक से वो पत्थर जादूगर में बदल जाता है। ये दृश्य देख तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो गजब हो गया। धन्यवाद, तुम तीनों के कारण ही मैं आज उस दुष्ट जादूगर के श्राप से मुक्त हो पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तुम तीनों का। कोई बात नहीं जादूगर। तुम तीनों ने मेरी इतनी मदद की, उसके बदले में मेरे पास तुम तीनों को देने के लिए कुछ है। जादूगर अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और तभी वहां पर रोशनी उजागर होती है और एक जादुई हीटर प्रकट हो जाता है। ये तो एक हीटर है। हाँ, ये कोई साधारण हीटर नहीं है, लेकिन ये एक जादुई हीटर है। जादुई हीटर। जादुई हीटर। जादुई हीटर। मतलब ये हीटर किस तरह से जादू करेगा? इससे तुम्हें गर्म हवा तो मिलेगी, लेकिन साथ ही तुम इससे जो कुछ भी मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। धन्यवाद जादूगर, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। तुमने भी मेरी कोई छोटी मदद नहीं की। अगर तुम मुझे वहां से लेकर पानी में नहीं फेंकते तो मैं ना जाने कितने सालों तक वहीं पर पड़ा रहता और वहीं पर तड़पता और बिलखता रहता। अनुपमा अब उस जादुई हीटर को अपने साथ ले आती है और वो उस जादुई हीटर से एक घर और कुछ पैसे मंगवाती है, जिसके बाद उस हीटर में से रोशनी उजागर होती है और वहां पर एक घर और पैसे प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह माँ, ये तो कमाल का जादुई हीटर है। अब हम इस बड़े से आलीशान घर में रहेंगे। ये अब इस जादुई हीटर से कहकर हम सुंदर सुंदर कपड़े और चॉकलेट केक्स भी मांग सकते हैं। क्यों रिम्पी? हाँ चिंकी। हाँ हाँ, जो मंगवाना है मंगवा लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम दोनों को इस जादुई हीटर का सही इस्तेमाल भी करना है। सही इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं ना माँ। सही इस्तेमाल से मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम दोनों को इस हीटर से नेकी भी करनी है, गरीबों का भला करना है। हाँ माँ, हम इस जादुई हीटर की सहायता से गरीबों की खूब मदद करेंगे और उन्हें खाना, कपड़े और घर भी देंगे। वो गांव में आने से पहले जो चौक है, वहाँ बहुत सारे भिखारी बैठे होते हैं। हम इस जादू हीटर के जरिए उनकी मदद करेंगे। हाँ मेरी होशियार बेटियों, बिल्कुल सही कहा तुम दोनों ने। ऐसे ही जीवन में हमेशा दूसरों का ख्याल रखती रहना, चाहे हमें उससे कोई फायदा हो या ना हो। हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ माँ, हाँ माँ, हम आपकी बातें हमेशा याद रखेंगे। अनुपमा का जीवन अब बदल चुका था और वो अब ऐशो आराम में रहने लगती है। लेकिन एक दिन गांव का एक चोर अनुपमा के घर में रखा जादुई हीटर देख लेता है और वो उसे चुराने का तय करता है। ये जादुई हीटर तो मैं चुरा कर ही रहूंगा, और एक बार ये जादुई हीटर मेरे हाथ में आ गया तब मैं भी एक करोड़पति आदमी बन जाऊंगा और जिंदगी भर बस ऐश ही ऐश करूंगा। चोर उस जादुई हीटर को चुपके से चुरा कर ले जाता है और जब वो उस जादुई हीटर से कुछ मांगता है, ओए जादुई हीटर, चल जल्दी से मुझे ढेर सारा सोना दे दे और मुझ पर पैसों की बारिश कर दे। तभी उस जादुई हीटर में से जहरीले सांप प्रकट होते हैं और वो उस लालची और क्रूर चोर को डसने लगते हैं और चोर जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है और उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है, जिसके बाद वो जादुई हीटर फिर से अपनी मालकिन अनुपमा के पास चला जाता है और अनुपमा उस जादुई हीटर के सहारे एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है। रमा और सहदेव को दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा अभिनव और छोटा बेटा विवेक। अभिनव की शादी नायरा से हुई होती है और विवेक की शादी सुरभि से। सुरभि ऑफिस जाया करती थी और उस कारण वो विवेक और ससुराल पर बहुत कम ध्यान देती थी। जब विवेक और सुरभि की शादी को 1 महीना पूरा हो जाता है, तभी विवेक ऑफिस से छुट्टी लेकर सुरभि के लिए अपने हाथों से दिल के आकार का केक बनाता है। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी मेरी जानेमान बीवी साहिबा। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी विवेक। चलो ना सुरभि, जल्दी से ये केक कट करते हैं।
तुम्हारा ये फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ना। और हाँ, मैंने ना आज कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रखा है। विवेक, मेरे पास आज 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, क्योंकि आज मेरी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है और मुझे उन्हें प्रेजेंटेशंस भी दिखाने हैं। आई जस्ट डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग टुडे। मैंने तो सारी तैयारियां कर रखी है ना। तो क्या मैं क्या करूँ फिर विवेक? मुझे ना दुनिया भर के काम है और फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी भी कोई मनाता है क्या? विवेक, बाय, आई हैव टू गो। लेकिन सुरभि विवेक की बात सुने बिना वहां से चली जाती है। विवेक को उसके इस व्यवहार से बहुत बुरा लगता है। तभी वहां पर नायरा आती है और वो सब देखकर समझ जाती है कि विवेक क्यों उदास है। देवर जी। नायरा भाभी, आप आइए ना भाभी। ये कैपुचिनो कॉफी आपने किसके लिए लाई है? ये कॉफी मैंने अभिनव के लिए बनाई थी। मैं जानती हूँ कि आपको भी ये कॉफी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए और सुरभि के लिए भी ला दी। हाउ स्वीट। थैंक यू भाभी। देवर जी, मैं जानती हूँ कि आपके और सुरभि के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सुरभि को समझना होगा कि घर गृहस्थी, पति और ऑफिस दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब मैं भी अपना ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ ना, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह कभी नहीं मोड़ती। आई डोंट नो भाभी, लेकिन जब से शादी हुई है ना, तब से सुरभि और मैंने एक साथ ठीक से आधे घंटे का समय भी नहीं बिताया होगा। सुरभि काम से आकर थक जाती है और मुझसे बिना कुछ बोले और बात किए ही सो जाती है। मैं इस दो तरफा रिश्ते में बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। आई जस्ट होप कि समय के साथ सब कुछ पहले जैसे ही एकदम ठीक हो जाए और शादी के पहले वाली सुरभि फिर से लौट आए। चलिए कॉफी पीजिए। अब सुरभि की कॉफी तो वेस्ट हो जाएगी। एक काम कीजिए भाभी, आप ही इसे पी लीजिए। ठीक है, माँ जी और पापा जी भी नहीं पीते हैं, तो इसे तो अब मुझे ही पीना पड़ेगा, आपको कंपनी देते हुए। सुरभि वहां आ जाती है और दोनों देवर भाभी को हंसते हुए कॉफी पीते हुए देखती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे सुरभि, तुम यहाँ? हाँ जेठानी जी, वो एक्चुअली मैं अपना पेन ड्राइव ड्रॉर में ही रखकर भूल गई थी, इसीलिए लेने आई थी। सुरभि अपना पेन ड्राइव लेकर चली जाती है। एक दिन बारिश में भीगने के कारण विवेक को सर्दी बुखार हो जाता है और तभी सुरभि, मेरे लिए प्लीज अदरक वाली चाय ला दो, प्लीज बनाकर ला दो ना। और मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करो ना बेबी, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। विवेक, मुझे ढेर सारा काम पड़ा है ऑफिस का। तभी उनके कमरे से गुजरती हुई सास रमा सुरभि की बात सुन लेती है और आकर गुस्से से कहती है, क्यों रे सुरभि बहू, अरे तूने अपने काम से शादी करी है क्या, या मेरे बेटे से? जब देखो तब ऑफिस ऑफिस ऑफिस। अरे आग लगे तेरे ऑफिस को। हाँ नहीं तो। माँ जी, माइंड योर लैंग्वेज। माँ, सुरभि। सहदेव, अभिनव और नायरा भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ रमा, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ माँ, क्या हो गया? अरे और क्या होगा, ये सुरभि बहू दिन के 24 घंटे बस अपने ऑफिस की राग अलापती रहती है। अरे ऑफिस के अलावा भी तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ रिश्ते हैं। अरे हमें नहीं, कम से कम खुद के पति को तो देख, उसकी चिंता कर। पैसे कमाते कमाते कहीं रिश्ते ना खो बैठे तू एक दिन। हाँ, गधेड़ी कहीं की। सुरभि, अब जब देवर जी की तबीयत खराब है तो रुक जाओ ना। इस तमाशे के बाद तो मैं हरगिज नहीं रुकूंगी यहाँ पर। फेड अप ऑफ दिस फैमिली। सुरभि गुस्से में वहां से चली जाती है और विवेक के लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बनाकर लाती है और उसके पास रुकती है। अगले दिन सुरभि की ऑफिस में होने वाली मीटिंग एक कैफे में शिफ्ट हो जाती है और वो, उसका बॉस और क्लाइंट्स एक दूसरे को कैफे में मिलते हैं। तभी सुरभि वहां अपनी जेठानी नायरा और पति विवेक को देखकर हैरान रह जाती है।
थैंक यू नायरा भाभी, मुझे यहाँ कैफे में लाने के लिए। यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अब। इसके बाद हम दोनों मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर माँ जी और अभिनव भी आने वाले हैं। ओके भाभी। विवेक और नायरा जब कैफे से बाहर निकलने वाले होते हैं तभी नायरा का पैर मुड़ जाता है और उसे मोच आ जाती है, जिसके बाद विवेक उसे अपनी बाहों में उठाता है और कार में बैठाकर ले जाता है। ये सब देखकर सुरभि को बहुत जलन हो जाती है। ये जेठानी जी मेरे सौतन बनने के पीछे क्यों तुली हुई है? मुझे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। विवेक सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। विवेक और नायरा की बढ़ती दोस्ती को सुरभि प्यार समझने की भूल कर बैठती है। देवर जी, आपके लिए ये मैं आज शर्ट लेकर आई हूँ। आप पर ये रंग बहुत जचेगा। क्यों अभिनव? अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, जचेगा। थैंक यू भाभी। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से सुरभि का बॉस उसे आकर उसका टर्मिनेशन लेटर देते हुए कहता है, ओह सुरभि, आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू दिस, लेकिन बेटा तुम्हारे वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तुमने एक नहीं बल्कि 5 इंटरनेशनल क्लाइंट्स लूज किए हैं बेटा, जिस कारण मैं तुम्हें अभी के अभी टर्मिनेट कर रहा हूँ। कंपनी के रूल्स ही ऐसे हैं, मुझे तुम्हें टर्मिनेट करना पड़ रहा है, सॉरी। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। सुरभि जब घर पहुंचती है तभी वो देखती है कि घर पर कोई नहीं है और विवेक और नायरा एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। ये लीजिए देवर जी, खाना अच्छा बना है ना? हाँ भाभी, यू आर अमेजिंग। लीजिए ना, आप भी खाइए। नायरा और विवेक को एक साथ देखकर सुरभि को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और जब वो अपनी आंखें मलकर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसने जो अभी अभी देखा वो एक सपना था। असल में तो सब सो गए हैं, बस अकेला विवेक ही जाग रहा है और हॉल एरिया में बैठकर अपनी और सुरभि की शादी की फोटो एल्बम देख रहा होता है। विवेक, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे जज्बातों की कभी कदर नहीं की। मैं काम को इतनी इम्पोर्टेंस देने लगी कि मैं भूल ही गई कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मेरा जॉब नहीं रहा, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। क्या? ये कैसे हुआ बीबी? जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब इस धक्के से मैंने सब कुछ सीख लिया है। मैं अब एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी, और बीवी ही नहीं, एक अच्छी बहू, एक अच्छी देवरानी, अच्छी एम्प्लॉय, सब कुछ। मुझे प्लीज माफ कर दो विवेक। आई लव यू सो मच सुरभि। और इस तरह आखिर में सुरभि और विवेक एक हो ही जाते हैं और सुरभि अपने पति को समय देने लगती है और घर गृहस्थी को ठीक से संभालने लगती है। वहीं थोड़े दिनों बाद उसे एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है और वो जॉब ज्वाइन कर लेती है, लेकिन इस बार वो अपनी जॉब के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी संभालती है और किसी को ठेस नहीं पहुंचाती।